नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो संसाधन एवं विकास में अभी तक हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं और अब आज कंटेंट के लिए ये लास्ट और अंतिम पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर रहेंगे। आज का जो टॉपिक है, हम लोग लास्ट में 4 मर्दाओं के बारे में पढ़ चुके थे। 2 मर्दा हमारी बाकी थी, लेटराइट मर्दा और वन मर्दा, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है मर्दा अपर्दन, वो भी हम लोग आज कवर कर लेंगे। और फिर अपर्दन के समाधान क्या है वो भी हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो आज का टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 7 अध्याय 1 संसाधन एवं विकास कक्षा 10। तो हम लोग ये भैया जैसे कह रहे हैं मेरे देश की मिट्टी, तो देश की मिट्टी में हम लोग जलोढ़ मृदा पढ़ चुके थे। जो जल ओढ़ कर आ रही है वो जलोढ़ मृदा है। फिर काली मृदा, लाल और पीली मृदा, मरुस्थली मृदा, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। ये चारों टाइप हैं जो मृदा के हम लोग कर चुके थे। अब आज हमें पढ़ना है लेटराइट मृदा और उसके बाद एक पढ़ना है वन मृदा। ये 6 प्रकार की मृदाएं होती है जिसमें 4 पढ़ ली, अब 2 हमें और पढ़नी है। आज शुरू करते हैं लेटराइट मृदा से। सबसे पहले लेटराइट मृदा का स्थान कौन सा, वो कौन सी जगह पे मिलेगी, ये हम लोगों को जानना है। तो लेटराइट मृदा का स्थान देखिए, इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। कहां पे हुआ? प्रायद्वीपीय पठारों के। अब देखो, आप सोचोगे प्रायद्वीपीय क्या होता है, तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं। आप लोगों ने भारत का नक्शा बहुत अच्छे से देखा होगा। तो भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, इस प्रकार का है। ये मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, ठीक है, ये इस प्रकार का है। तो यहाँ पे जो गुजरात है, गुजरात से लेकर के ये जो यहाँ तक का जो साइड है और इधर बंगाल तक क्या है? पानी है। तो ये क्या है? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हमारे जो लैंड मास है, जो हमारा क्षेत्रफल है, वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ, दूसरा और तीसरा, 3 साइड से घिरा हुआ। जब 3 साइड से लैंड मास पानी से घिरा हुआ होता है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं और इंग्लिश में उसे पेनिसुला कहते हैं। और जब चारों तरफ से घिरा होता है तो उसे द्वीप कहते हैं और इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। जैसे कि श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश था, ठीक है, जहां पे क्या था, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। पर हमारा भारत का निचला हिस्सा था, 3 हिस्से क्या है? पानी से घिरे हुए, और ऊपर वाला जो हिस्सा है उधर क्या है? आपको जमीन देखने को मिल जाती है, ठीक है भाई। हमारे राज्य आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान, चीन, ये सब आ जाते हैं। तो ऊपर वाली जमीन पे तो क्या है? जमीन है, पर इधर नीचे वाली साइड पे क्या है? 3 तरफ पानी है, इसलिए हम उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये प्रायद्वीप। और बाकी मैंने आपको पठार बताए थे, दक्कन के पठार। दक्कन के पठार आपको इस जगह देखने को मिलेंगे। तो जो प्रायद्वीपीय साइड है, मतलब जो साइड पानी से घिरी हुई है, उस जगह जो पठार है, उस जगह पर आपको क्या है? लेटराइट मृदा देखने को मिलेगी। तो ऊंचे क्षेत्रों में, प्रायद्वीप पठार के ऊंचे क्षेत्रों में, और उन पठारों में भी कहां पर है? जो ऊंचे क्षेत्र है, जिनकी हाइट्स अच्छी है, वहां पर ही क्या है? आपको ये लेटराइट मृदा देखने को मिलेगी। अब देखो दक्षिणी राज्यों में, भाई जो दक्षिण के राज्य, भाई यहां से ऊपर वाला तो उत्तरी राज्य और यहां से दक्षिणी राज्य, तो जितने भी दक्षिणी राज्य उनमें देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्रों पे, ठीक है। अब देखो, आपको 2 घाट देखने को मिलती है। एक तो इधर है आपके पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट उसे बोलते हैं, और इधर है आपकी ईस्टर्न घाट, जिसे पूर्वी घाट बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या है? पश्चिमी घाट है, काफी लंबी है पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है, उस जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगी? लेटराइट मृदा। ओडिशा में भी है, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल और यहां तक जो उत्तर पूर्वी कुछ प्रदेश है, कुछ राज्य हैं, उनमें भी क्या है? आपको लेटराइट मृदा देखने को मिलेगी। मतलब काफी लंबा जो एरिया है, इसने कवर अप कर रखा है। ये देखिए, ये आपको लेटराइट मृदा है। तो इस पर तो वैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया, पर लेटराइट मृदा बिल्कुल कठोर होती है और बहुत टाइट होती है। अभी हम लोग देखेंगे आगे। इसका उपजाऊपन कैसा है? ये मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊपन नहीं है। मतलब यहाँ पे कृषि के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। आप कृषि कर नहीं सकते हो, बेकार है। पर अगर आपको कृषि करनी है सर, तो क्या कर सकते हैं? इसमें फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। अब क्या है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर इसको उपजाऊ बनाना चाहते हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा खाद और उर्वरक क्या होता है? फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो हम लोग मिट्टी में डालते हैं, जिससे क्या होता है? उसकी जो उपजाऊपन है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो बढ़ती है और उस पर हम लोग अच्छी फसल ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो खाद और उर्वरक एक ही बात हो जाता है, तो उसमें मिलाते हैं और उसकी मिट्टी की जो फर्टिलाइजेशन है उसको अच्छा बढ़ाते हैं। तो अगर आपको कृषि करनी है, तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा खाद और ज्यादा से ज्यादा उर्वरक आप लोगों को क्या है? डालने पड़ेंगे, जिससे कि वो फर्टिलिटी बढ़ जाए, उपजाऊपन बढ़ जाए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ये तीनों जगह क्यों बताइए? क्योंकि ये पठार वाले में आ रही, प्रायद्वीपीय पठार वाले हिस्से में आ रही है।
में काजू जैसे वृक्षों वाली फसल की खेती होती है। देखो अब मतलब जो मिट्टी, जो मृदा किसी चीज के काम नहीं आनी, जिस पे आप कोई खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हो, उस पे आप काजू की खेती करते हो। ये चीज देखो हमें क्या सिखाती है, मैंने आपको क्या कहा था, सामाजिक विज्ञान को जीवन में उतारो। ये चीज हमें क्या सिखाती है, प्रकृति ने, भगवान ने कुछ भी जो भी बनाया ना वो बेकार नहीं बनाया। उन्होंने जो बनाया है वो बेस्ट बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, तो फिर आप सोचो कि आपको भगवान कैसे खराब बना सकता है। ठीक है, हमें तो इतने जन्मों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, वो हमें बहुत कुछ हमें बना है। तो आपके जीवन में आप बहुत उद्देश्य रखो, आप अच्छे से अच्छा काम करो और भगवान को हमेशा धन्यवाद बोलो, कभी भी डिमोरलाइज मत हुआ करो। भगवान ने आपको इंसान बना दिया ना, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपको दे दी उन्होंने। तो आप खुद पे कभी डिमोरलाइज मत हुआ करो, यार मैं ऐसा हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, ह्यूमन कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। और भगवान ने आपको बनाया है तो आप मान के चलो उसने कुछ ना कुछ उद्देश्य के साथ आपको भेजा होगा यहाँ पे। तो जो मिट्टी कहीं काम नहीं आ रही थी, वो काजू जैसे महंगे ड्राई फ्रूट के काम आ रही है। तो आप सोचो हम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काजू के फसलों में काम आ रही है। ये रहे काजू, इन्हीं से क्या है काजू कतलियां बनती है, जो आप लोग कौन हो मेरी काजू कतलियां हो। तो काजू कतलियां भी इन्हीं से बनती है। अब आ जाते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का मानचित्र है, इसमें देख लेते हैं लेटराइट मृदाएं कहां कहां दिखाई है। तो देखो लेटराइट मृदाओं का एक तो ये वाला एरिया दिखाया है, एक तो यहां पे लेटराइट मृदाएं दिखाई है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, एक इस वाले हिस्से में देखो, हमने कहा था ना भाई पश्चिमी घाट में पाई जाएगी, इस वाले हिस्से में। यहां पे देखो, यहां पे काजू वाजू की खेती अच्छी होती है, यहां पे आपको मिल रही है, यहां पे मिल रही है। ये कुछ उत्तर पूर्वी प्रदेश की भी हमने चर्चा करी थी, तो वो यहां पर भी कुछ जगह पर हमें देखने को मिल रही है। तो लेटराइट मृदा का क्या है, जो परसेंटेज है शेयरिंग का वो बहुत कम है, पर काजू की फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और काजू तो हमें खाने भी चाहिए। लेटराइट मृदा में खनिज कौन कौन से पाए जाएंगे? सबसे पहले है जैव पदार्थ। आपको क्या है, जैव पदार्थ मिलते हैं। जैव पदार्थ क्या होते हैं भाई? ऐसे पदार्थ है जो पहले जैव थे, पर फिर वो उनकी डेथ होने का तो मिट्टी में मिक्स हो गए और हो गए, वो जैव पदार्थ कहलाते। जैसे भाई पेड़ की पत्तियां हो गई वो मिक्स हो जाती है, कोई जानवर का मर जाना वो उसमें मिक्स हो जाता है, जैव पदार्थ है वो। ठीक है, जैव थे वो। नाइट्रोजन एक गैस है, फॉस्फेट कैल्शियम की कमी होती है तथा लो ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है। तो अब आपको मैंने शुरुआत से कहता आया हूं कि आपको खनिजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि डायरेक्ट खनिजों से क्वेश्चन नहीं पूछता है, डायरेक्ट खनिजों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएगा मृदा के बारे में। तो जब मृदा के बारे में आए तो जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, स्थान, उपजाऊपन, उसका खनिज में आप एक दो नाम लिख देना, उसके बाद जो कुछ बचता है वो अन्य महत्वपूर्ण में डाल देना, आपको टीचर बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स दे करके जाएगा। ओके, तो लो ऑक्साइड और पोटाश तो अधिक होता है, पर जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। अब जैव पदार्थ कम क्यों है वहां पे? भाई वहां पे हम किसी चीज की खेती बाड़ी नहीं करें तो पत्ती टूटेगी कहां से? जब वहां पे पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो वहां पे वन्य जीवन कैसे आएगा? तो नहीं आएगा, तो फिर वहां जैव पदार्थ तो वैसे कम हो जाएंगे। तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब आ जाओ अन्य महत्वपूर्ण, अब जो कुछ बच गया है वो इसमें आ जाएगा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईट। तो लेटराइट शब्द कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सा शब्द था? ग्रीक भाषा में लेटर था, जिससे हमने लेटराइट बना दिया, और इसका मतलब क्या होता है? ईट। तो ईट कौन सी? घर पे जो, जिससे हम लोग घर बनाते हैं। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में दीजिएगा। देखो क्या होता है उच्च तापमान का मतलब है हाई टेम्परेचर। क्या है? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? कि भाई टेम्परेचर बढ़ना मतलब गर्मी बढ़ना, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, बहुत तेज क्या है गर्मी हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर होता जाएगा। जैसे जैसे हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होगा? गर्मी बढ़ना। गर्मी कब बढ़ रही है? जब सूरज की सीधी रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है। ठीक है, जब सूरज की रोशनी हमारे ऊपर होती है तब गर्मी ज्यादा होती है। जैसे वो सूरज की रोशनी जब पानी पर पड़ती है, जहां जहां पर पानी है, जैसे समुद्रों में है, सागरों में है, नदियों में, जब वहां पर पानी है तो उस पानी से क्या होता है, जब वो सूरज की रोशनी किस पे पड़ती है, जैसे ये मान लो कोई समुद्र है, इस पे पड़ रही है, इस पे पड़ रही है तो सूरज की रोशनी, अब इससे क्या होगा? पानी गर्म होगा, और जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो ये क्या करेगा? वाष्पीकृत होगा। वाटर पेपर्स, इसमें क्या है? वाटर पेपर्स निकालेगा। ठीक है, तो वो जो वाष्पीकृत होता है, ठीक है, आप लोगों ने जैसे घर पे भी आप पानी गर्म करते हो, कभी बॉईल करते हो पानी, तो आप उसमें देखते हो वो धुआं सा निकल के जाता है, तो वो क्या है? वाष्पीकरण होना है, वो वाटर पेपर्स निकल रहे हैं। ये वाटर पेपर्स क्या होते हैं? ऊपर जाते हैं आसमान में,
आसमान में जाकर ये क्या बना देते हैं, बादल बना देते हैं, और बादल बना करके क्या है फिर वापस वर्षा होती है। तो जहां पर हाई टेम्परेचर है वहां पर ये रहता ही है कि वहां पर बारिश होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रोसीजर यही कहता है, प्रकृति यही कहती है और हमारी प्रक्रिया है वो भी यही कहता है। तो हाई टेम्परेचर मतलब हाई रेनफॉल, ज्यादा क्या होगी, रेनफॉल होगी ही होगी वहां पे। तो कहां पर है, उच्च तापमान, जहां पर हाई टेम्परेचर हो, और भाई हाई टेम्परेचर है तो भारी बारिश तो, ज्यादा बारिश तो होगी। उन्हीं क्षेत्रों में आपको क्या है, लेटराइट मृदा देखने को मिलेगी। यह मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम। यह उष्णकटिबंधीय और निक्षालन क्या होता है अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा एक डायग्राम के साथ। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय pH 6.0 होती है। देखो अधिकतर गहरी, ज्यादा गहरी डीप होती है, और अम्लीय मतलब एसिडिक होती है। देखो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, राहुल सर ने आपको पढ़ाया होगा, पीएच जो 7 से नीचे रहता है वो सारे एसिडिक रहते हैं, और जिनकी पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा रहती है वो बेस होते हैं, ठीक है, वो एसिडिक नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये एसिडिक ज्यादा है, इसमें एसिडिक ज्यादा है। अब आ जाओ, देखो मैंने आपको बोला था उष्णकटिबंधीय और निक्षालन की प्रक्रिया में आपको समझाऊंगा। तो देखो ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, हमारा गोला है। इस गोले को क्या है कि वैज्ञानिकों ने कुछ इस गोले पर काल्पनिक लाइनें बना दी। क्या बना दी, काल्पनिक लाइनें बना दी। कुछ काल्पनिक लाइनें क्या है वैज्ञानिकों ने बना दी। हर डिग्री पे, हर एक डिग्री पे क्या है लाइन बनाई गई है। तो एक लाइन तो क्या है, ऐसे बिल्कुल पृथ्वी के बीच में से लेके गए, जिसे क्या कहा जाता है, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री की लाइन है। इसे विष्णुवत वर्त या क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य मतलब भूमि के, जो हमारी पृथ्वी है उसके मध्य में से जा रही है रेखा। ये क्या है, 2 भागों में पृथ्वी को बांट देती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। क्या है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में इसको बांट देती है। अब क्या होता है, 2 और इंपॉर्टेंट रेखाएं, एक है यहां से 23.5 डिग्री से, ये कौन सी है, कर्क रेखा है। कौन सी है, कर्क रेखा है। और यहां दक्षिण में एक 23.5 डिग्री पर ही है, ये कौन सी है, मकर रेखा है। कौन सी है, मकर रेखा है। तो ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। ये जो वाला हिस्सा है ना, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा, ये क्या है, बिल्कुल बीच में। इस वाले हिस्से पे क्या होता है, इस वाले हिस्से पे क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। सीधी कैसे पड़ती है आप देखो भाई, मान लो ये मेरी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पे क्या होता है, सूरज की रोशनी सीधी आई, ये जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है ना, इस पे सूरज की किरणें क्या सीधी पड़ती है। ज्यादा सीधी सूरज की किरणें पड़ेंगी, इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा तापमान होगा, हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर होगा मतलब हाई रेनफॉल होगी, ज्यादा बारिश होगी। तो यहाँ पे क्या है, सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, ज्यादा गर्मी होती है। और इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर से जैसे सूरज यहाँ है तो किरणें फिर ऐसे स्लाइटली क्या है, बेंड हो जाती है, हल्की सी मुड़ जाती है और ऐसे कट करते हुए निकल जाती है। पर सीधी किरणें यहाँ बीच में पड़ रही है, बाकी क्या है, यहां से कट होकर निकल जाती है। जैसे आपको और उदाहरण से समझाता हूं, ये देखिए, ये जैसे है सूरज बाबा है, सूरज देवता है, तो सूरज देवता की यहां पर किरणें क्या है, यहां पर सीधी किरणें आ रही है। इस वाले क्षेत्र में क्या है, सीधी किरणें आएंगी। अब जैसे जैसे क्या है, यहां से क्या है, कट होना लग जाएगी, हल्की हल्की क्या है, ऐसे ऐसे किरणें जाने लग जाएंगी, और जैसे जैसे यहां जाएगी तो ये हल्का बेंड ले लेती है। अब जितनी गर्मी यहां पर है उतनी यहां पे नहीं, जितनी यहां पर है उतनी यहां पे नहीं, और जितनी यहां पर है वो ऊपर नहीं। तो ये वाले तो बिल्कुल ऐसे क्षेत्र जहां पे बर्फ जमी हुई रहती है, दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। ये हम लोग ज्योग्राफी में और भी पढ़ाते हैं डीप में, आपकी क्लास में होगा तो हम बिल्कुल पढ़ाएंगे, पर फिर भी मैंने आपको इसको एक्स्ट्रा डोज, पावर बूस्टर डोज की तरह आप इसे यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्या यहाँ पे सीधी वो पड़ती है रेखा, और सूरज की किरणें पड़ती हैं, जिससे ज्यादा तापमान बढ़ता है, और तापमान जब ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा बारिश होती है। पर सर इसका भारत में क्या लिंक है, भारत में, अब भारत कहां पर है, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बिल्कुल बीच में से जा रही है, भारत के बिल्कुल बीच में से जा रही है। यहां से मतलब कर्क रेखा निकल रही है, भारत की जो स्थिति है वो लगभग लगभग यहाँ पे है, लगभग लगभग कहां पे है, इसी जगह पे है। तो कर्क रेखा से निकल रही, तो ये ऊपर वाला हिस्सा तो हमारा फिर भी ठंडा रहता है, पर नीचे वाले पे क्या होता है, तापमान तेज रहता है, सूरज की किरणें सीधी आती है, और सीधी आती है, टकराती है। यहां पे ही तो क्या है, लेटराइट मृदाएं पाई जा रही है, प्रायद्वीपीय पठार में ही तो पाई जा रही है। क्यों, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र बोलते हैं, इंग्लिश में से ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। तो यहां पे सीधा पड़े, इसी एरिया की बात करी, ऊपर वाले एरिया की तो हमने बात ही नहीं करी, क्योंकि ऊपर वाला तो किसमें है, उष्ण कटिबंध के बाहर है। उष्ण कटिबंध का एरिया कहां से कहां है,
कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक। तो उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में ये काम हो रहा है क्योंकि वहां पे सीधी सूरज की किरणें पड़ती है और ज्यादा तापमान होता है, और ज्यादा तापमान होता है तो वहां पे बारिश ज्यादा होती है। उसके अलावा आपने एक जो इशू है वो है निक्षालन का। वो किसका है? निक्षालन का। निक्षालन वाला मैटर क्या है? देखो अब क्या होता है जब ज्यादा बारिश हो रही है, तो ये देखो ये मिट्टी है हमारी, ये क्या है? मिट्टी है। अब इस मिट्टी पे क्या होता है, जैसे ज्यादा बारिश होगी, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पोषक तत्व है, क्या है यहाँ पे? कोई न्यूट्रिएंट्स है। ये पोषक तत्व जो यहाँ पर है, इस पोषक तत्व का क्या होगा, जब ज्यादा बारिश होगी तो ये पोषक तत्व क्या होते जाएंगे? नीचे आकर बैठ जाएंगे। ज्यादा बारिश होगी तो वो नीचे आकर बैठते जाएंगे। तो पूरी जो मिट्टी को यहां से लेकर के यहां तक की जो मिट्टी है उसको क्या पोषक तत्व मिल नहीं पाएंगे। बारिश के कारण ज्यादा जो पोषक तत्व है वो सारे नीचे जाके इकट्ठा हो गए, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? निक्षालन कहते हैं मेरे काजू कतलियों। तो आपको बात समझ में आई? उष्ण कटिबंध के कारण, ठीक है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार का वहां पे क्या है? ज्यादा बारिश होती है, और ज्यादा बारिश होने के कारण क्या निक्षालन की प्रक्रिया होती है, और मिट्टी के सारे पोषक तत्व क्या है? नीचे आकर के बैठ जाते हैं, और ऊपर की मिट्टी के लिए पोषक तत्व नहीं बचते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फाइनली, दैट इज द वन मृदा। अपने नाम के अनुरूप से मृदा पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती। अब कहां पर मिलेगी भाई? जंगलों में मिलेगी, वन में ही मिलेगी। नाम ही वन मृदा रखा है तो कहां मिलेगी? जंगलों में मिलेगी। ठीक है, अपने नाम के अनुरूप, अपना नाम जैसा नाम है वैसा पर्याप्त वर्षा। भाई वर्षा बहुत जरूरी है, बारिश होना बहुत अधिक जरूरी है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंस बात क्या है? जहां पर्वत है तो पर्वत में, जहां जंगल पर्वतीय पर्यावरण में होगा भाई, आपको पर्वत पे ही ये देखने को मिलेगी मृदा। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती है। अब देखो क्या होता है, जैसे कहीं का पर्यावरण कुछ अलग है, कहीं का कोई इन्वायरमेंट अलग है, कहीं ठंडा है, कहीं गर्म है, कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है। उस हिसाब से क्या होगा, वहां की जो मिट्टी है उसकी संरचना बदलेगी, उसका गठन, उसका स्ट्रक्चर बदलेगा। भाई मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, ठीक है, अलग अलग उपजाऊ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो उसका जो गठन और संरचना है वो पर्यावरण के अनुसार बदल जाएगा। नदी घाटियों में ये मृदा दोमट और सिल्टदार होता है। देखो नदी घाटियों में, नदी घाटियां क्या है? जो नदी वाला एरिया है, ठीक है, तो नदी वाले एरिया में क्या है? दोमट और सिल्टदार। दोमट और सिल्टदार का मतलब क्या है? बिल्कुल अच्छी मिट्टी होगी, महीन होगी, चिकनी होगी, अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वो मिट्टियों के साथ, पानी के साथ आ रही है। तो जहां नदियां हैं वहां पे क्या है? ये अच्छी पाई जाएंगी। परंतु जैसे जैसे ऊपरी ढालों पे इनका गठन मोटे कणों का होता है, पर जैसे ऊपरी क्षेत्र पे होती है तो इनका क्या है? गठन मोटा होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे उनको पानी ज्यादा नहीं मिल पा रहा। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। तो अब हिमालय के जहां पे बर्फ गिरती है उन वाले क्षेत्रों में इनका क्या है? मृदा का बहुत ज्यादा अपर्दन हो रहा है। अपर्दन क्या होता है ये भी हम लोग आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं वन मृदाओं को कि वन मृदा कहां पे पाई जा रही है। तो वन मृदा जैसे उन्होंने बोला जहां पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये रहा भैया हमारा पर्वत का क्षेत्र। हिमालय भैया रहे, हिमालय भैया को नमस्कार करो, इन्होंने हमें बचा रखा है। ठीक है भाई, बहुत से लोगों से बचा के रखते हैं, बहुत अच्छा हिमालय भैया। यहाँ पे देख लो सिक्किम वाला है, इधर देख लो। तो हिमालय जहां पर आपको पर्वत देखने को मिलेगा वहीं आपको क्या देखने को मिलेगी? वन मृदा देखने को मिलेगी। अब आ जाओ मृदा अपर्दन और संरक्षण। सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि मृदा अपर्दन क्या होता है। फिर यह सवाल उठता है इसका संरक्षण कैसे करें, उसको बचाया कैसे जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मृदा अपर्दन क्या है वो देखो। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। क्या है? मृदा का कटना मतलब अपनी जगह से छोड़कर हटना, और फिर बहाव उसका बहकर जाना, हवा के साथ, पानी के साथ, जैसे भी वो बहकर जाती है वो बहना। तो पहला तो कटाव, उसका कटना और उसका बहकर जाना, ये क्या है? मृदा अपर्दन कहलाता है। अब आप कहोगे सर तो मिट्टी तो बहेगी, इट्स अ नॉर्मल थिंग, उसमें बड़ी बात कौन सी? बट माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ी बात क्या है वो भी आपको अभी पता चलेगी। देखो मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। भाई जैसे जैसे मृदा मूवमेंट करती है, अपर्दन होता है, आगे बढ़ती है, वहां नई मृदा बन जाती है। ये काम दोनों साथ में चलते हैं भाई, बनना और हटना, बनना और हटना, बनना और हटना। ये प्रोसेस क्या है? साथ में चलता है, दोनों में संतुलन बना रहता है। परंतु ये प्रकृति का है, संतुलन प्रकृति का है, पर प्रकृति के बीच में जाकर हम लोगों ने इंटरफेयर कर दिया, और जब हमने इंटरफेयर कर दिया तो ये मृदा अपर्दन तो क्या हो गया? बढ़ गया। मृदा अपर्दन तो क्या हुआ? बढ़ गया। और मृदा का बनना क्या हो गया? घट गया। हमने पढ़ा है कि मृदा की 1 सेंटीमीटर बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं,
तो ये मृदा अपरदन बढ़ा किसके कारण है? हम लोगों के कारण बढ़ा है। कैसे बढ़ा है वो भी बताऊंगा। तो मृदा अपरदन तो हमने बढ़ा दिया, पर मृदा बनना हमारे हाथ में थोड़ी है, वो प्रकृति के हाथ में। तो यहाँ पर आकर के हमारे साथ थोड़ा सा गलत हो गया। तो ये देखो यहाँ से ऐसे क्या है, आपको मिट्टी कटती हुई नजर आ रही है, ये कट रही है, फिर धीरे धीरे बह बह कर पानी में जा रही है। तो ये क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या है? मानवीय कारण भी है और कुछ प्राकृतिक कारण भी है। मानवीय कारण में सबसे पहला वनोन्मूलन। जंगलों को जो हम लोग काट रहे हैं, ठीक है, जंगलों को जो हम लोग काट रहे हैं, पेड़ों को जो हम लोग काट रहे हैं, वो क्या है? मानवीय कारण। पर मैंने आपको पहले भी कहा था, पेड़ क्या है? मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, टाइट तरीके से बिल्कुल पकड़ के रखते हैं, जिससे क्या होता है, जब तेज बारिश आती है या तेज हवा चलती है तो वो क्या बहकर नहीं जाता है, जाती है तो हल्की फुल्की चली जाती है, फिर बाकी ठहर जाती है। तो वो क्या है? पकड़ के रखता है, जैसे अंधेरे में हमारी मम्मी को बचपन में पकड़ लेते थे बिल्कुल टाइट। तो वैसे ही क्या है, पेड़ भी उसको पकड़ के रखता है। पर जैसे हमने पेड़ को काट कर फेंका तो क्या हुआ? उसको जड़ समेत वो बाहर आ गई और उस जगह से क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? मिट्टी रह गई। और वो जैसे तेज बारिश आएगी ना, वो अब मिट्टी तो अकेली हो गई, उसका तो साथी उसे छोड़ के चला गया, उसे पकड़ने वाला छोड़ के चला गया। तो क्या होगा? वो मिट्टी पानी के साथ बहकर निकल जाएगी। तो वो मिट्टी क्या होगा? पानी के साथ बह करके निकल जाएगी। दूसरा है अति पशुचारण। भाई पशुचारण हम लोग बहुत करवाते हैं, हमने पढ़ा था पशुचारण के बारे में। भाई जैसे वो बकरी क्या है, जब जानवर चरने जाता है वो बहुत तेजी से क्या करता है? उस घास को खींच लेता है, पूरी जड़ समेत खींच लेता है। वही बात हो गई, जड़ के साथ खींच लेगा, फिर वापस वो जगह खाली हो जाएगी और मिट्टी बहकर आसानी से चली जाएगी। तीसरा, निर्माण और खनन। हम कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग क्या है? प्रकृति को खराब कर रहे हैं, मिट्टी को खराब कर रहे हैं। खनन, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, काफी पहाड़ों पे क्या होता है, खनन, जो खनिज हम लोग निकालते हैं उसकी प्रक्रिया को खनन बोलते हैं, उसको खुदाई कर दी जाती है और पूरे जो पर्वत है उनको गंजा कर दिया जाता है, मतलब पूरी पर्वतों की स्थिति बिगाड़ दी जाती है। तो वहां पर वो सिर्फ मिट्टी मिट्टी रहती है, उसका अपरदन जल्दी हो जाता है। प्राकृतिक कारण, पवन मतलब हवा, और जल मतलब आपके लिए पानी। तो ये दोनों क्या है? प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक वाले में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम मानवीय में है, ठीक है। अब पवन अपरदन और जल अपरदन, जो हवा से हो रहा है उसके बारे में पढ़ो और जो जल से हो रहा है उसके बारे में पढ़ो। पवन अपरदन कहाँ होगा? शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में होगा। जो प्रदेश, जो राज्य, जो जगह ऐसी है जो सूखी है, शुष्क है, ठीक है, वहां बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है, गरम गरम हवाएं चलती है, तो वहां पर तो क्या होगा? पवन अपरदन होगा। और जल अपरदन कहाँ होगा? भारी वर्षा वाले प्रदेशों में, और जहां बहुत तेज बारिश होती है वहां पे क्या होगा? जल अपरदन होगा। अब इन दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सा है सर? तो डेंजरस है जल अपरदन। जल अपरदन अधिक गंभीर होता है। क्यों होता है? देखो, जब हवा चलती है ना, वो हल्की फुल्की मिट्टी उड़ा कर ले जाती है, पर जब जल अपरदन होता है, तेजी से बारिश आती है, तो वो बहुत तेजी से भाव को बहकर उस मिट्टी की जगह को, पूरी जगह को उठाकर ले जाती है। तो उससे क्या होता है? ज्यादा मिट्टी बहती है, ज्यादा जमीन खोखली होती जाती है, जो कि मान लीजिए खराब होती है भूमि, दैट इज द भूमि निम्नीकरण। जल अपरदन को भी दो रूपों में होता है, दो रूपों में हम उनको जानते हैं, देखते हैं। पहला है अवनालिका अपरदन और दूसरा है परत या चादर अपरदन। दोनों के बारे में हम एक-एक करके पढ़ते हैं। अवनालिका अपरदन देखते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहा जाता है। बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को, मतलब जहां मृदा है, जो मिट्टी है, वो बहुत अच्छी तरीके से उनको क्या है? काटते हो, उनको काट देगा। और वाहिकाएं, वाहिकाएं मतलब क्या है? एक नालियां बनाते हैं, बिल्कुल बीच में से क्या है? नालियां बनाते हुए जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? अवनालिका है कहते हैं। देखो क्या होता है, जब बहुत तेज बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए, तो क्या होता है? जो मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, उस मिट्टी वाले क्षेत्र पे क्या बहुत तेजी से बारिश आएगी और वो उस मिट्टी वाले क्षेत्र को काट के वहां से ले जाएगी। और जब काट करके ले जाएगी तो क्या होगा? जैसे ये वाला क्षेत्र मिट्टी थी, ये इस मिट्टी को बहकर नीचे ले आएगी और ये वाली जगह है वो पूरी की पूरी खाली हो जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे कि क्या बन गई हो? नाली बन गई हो, ड्रेन बन गई हो। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात भूमि या वेटलैंड कहते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे जोतने लिख लीजिएगा, ठीक है। जोतने योग्य नहीं रहती मतलब उसे प्लगिंग करने के लिए काम नहीं आती, फिर उस पर हम कुछ काम नहीं कर सकते, खेती-बाड़ी नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहता है? उत्खात भूमि कहा जाता है। बेडलैंड, इंग्लिश में से बेडलैंड, उत्खात भूमि का मतलब क्या है? खराब जमीन हो गई। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ रेवाइन भूमि कहा जाता है। चंबल बेसिन का मतलब क्या? जिस जगह चंबल नदी बह रही है उस जगह के आसपास के क्षेत्र को चंबल बेसिन कहा जाता है। अगर उस जगह पर यह स्थिति बनती है अपरदन वाली, अवनालिका अपरदन वाली, तो उस जगह को खड़ भूमि या रेवाइन लैंड कहा जाता है, ठीक है। खड़ मतलब भाई खड्डा कर देगी, ठीक है, और खड्डा करके वो आगे निकल जाती है। ये देखो, ये आपको इसमें बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा वाला खड्डा कर करके निकल गई भैया। ये इधर भी खड्डा, इधर भी खड्डा, इधर भी खड्डा, ये बिल्कुल नालियां बना दी इसने। अब आ जाते हैं परत और चादर अपरदन पे।
कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं। देखो चादर अपरदन या परत अपरदन, परत का मतलब क्या होता है? लेयर। तो क्या होता है? एक लेयर ऊपर की हट जाना। लेयर क्या है? ऊपर से हट जाना। भाई अवनालिका में तो क्या होता है? पूरी मिट्टी हटके जा रही थी, जो एक नाली बन रही थी। इसमें क्या है? ऊपर की मिट्टी हटके निकल जाती है और हल्कापन क्या है? खोखलापन उसमें मिट्टी में आ जाता है, पर पूरी नाली नहीं बना रही, पूरी मिट्टी को नहीं हटा रही, वहां से नाली नहीं बना रही, पर हल्की सी ऊपर की जो परत है वो हटके जा रही है। अब है, ये तो क्या था? जल अपर्दन में था, अवनालिका और परत और चादर अपर्दन। अब हम लोगों ने पढ़ा था पवन अपर्दन, वो भी देख लेते हैं। पवन द्वारा मृदा मैदान अथवा ढालू से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। तो पवन क्या है? हवा के साथ मिट्टी को, कहीं ढाल है वहां से मिट्टी को उड़ा कर ले जा रही है, उसे क्या है? पवन अपर्दन कहा जा रहा है। पर ये वाले पवन अपर्दन भैया ज्यादा डेंजरस नहीं है, इनसे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर है मृदा अपर्दन के समाधान। अभी जो मृदा अपर्दन हो रहा है, इसका समाधान क्या है, इसके सॉल्यूशन क्या है, वो हमें देखना। पहला है समोच्च जुताई। समोच्च जुताई इसे इंग्लिश में काउंटर प्लगिंग कहते हैं। प्लगिंग आप लोग जानते हो क्या होता है भाई? जब खेतीबाड़ी करी जाती है तो बेल चलाकर करी जाती है, ट्रैक्टर करी जाती है, फिर वो क्या है? जुताई कर दी जाती है, फिर उसमें बीज बोए जाते हैं, ये काम करा जाता है। ठीक है, तो उसे समोच्च जुताई कहते हैं। भाई समोच्च जुताई क्या है, इसको जानते हैं। कृषि भूमि की जुताई समोच्च रेखा के अनुदिश की जाती है। यह ढाल पर पानी के बहने की गति को कम करता है। देखो अब इस चीज को आप समझो, ये वाला डायग्राम आप बहुत अच्छे से देखो, बहुत ध्यान से देखना इस डायग्राम को। ये क्या है? ये जो बीच में आपको जगह दिख रही है, इस जगह पे क्या करा गया है? किसी फसल को उगाया गया है। क्या करा गया है? किसी फसल को उगाया गया। ये जो बीच बीच वाला क्षेत्र है जहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस वाले जगह पे क्या है? फसल को ग्रो किया गया है। क्या किया गया है? फसल को उगाया गया है। कोई बीज उन्होंने क्या करा? बो दिया। ये जो बीज बो दिया वो तो ठीक है, पर आप देखो बीज के साइड में कितनी बड़ी बड़ी जो दीवारें खड़ी करी है, किसकी? मिट्टी की। किसकी? मिट्टी की जो दीवारें खड़ी करी है, उसी को क्या कहते हैं? समोच्च जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्च जुताई, काउंटर प्लगिंग कहते हैं। अब मैं आपको और भी समझाता हूं। जैसे कि क्या है भाई, ये वाला हिस्सा है, इस वाली जगह पे तो क्या कर दिया? जैसे ये वाला जो बीज का हिस्सा है, यहाँ पे क्या है? किसी चीज को ग्रो कर दिया, बीज लगा दिया। इस साइड में एक मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी और एक इस साइड में मिट्टी की दीवार कर दी। अब जैसे मेरे दोनों हाथ है, दोनों साइड में क्या है? मिट्टी की दीवार हो गई और बीच में बीज बो दिए गए। इससे क्या होगा? जब भी हम उसमें पानी देंगे तो क्या होगा? ज्यादा पानी के साथ वो बहकर नहीं जाएगी। क्या होगा? मिट्टी साइड वाले में एडजस्ट होती जाएगी, तो वो बहकर नहीं जाएगी, और फिर जैसे वो पानी वापस लगेगा तो वो वापस सेट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है हमारे लिए? कृषि की भूमि जुताई समोच्च रेखा, समोच्च रेखा हमने बता दी, इसी को समोच्च रेखा कहा गया है, के अनुदिश, उसके अनुसार, उसके हिसाब से क्या है करनी चाहिए? ये ढाल पर पानी के बहने की गति को कम करते हैं। और क्या होता है? गति कम हो जाती है पानी बहने की, तो जैसे जैसे वो कम होती जाती है वो क्या? मिट्टी के साथ एडजस्ट होता जाता है। तो पहला तो क्या है? समोच्च जुताई। तो भाई आप इस प्रकार से प्लगिंग करो, पास पास में दीवारें बना दो, जिससे कि क्या हो? आपका पानी बहने की गति कम और कम अपर्दन हो। दूसरी है सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि। दोनों का मतलब एक ही है, सीढ़ी बनाकर कृषि करना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ढालों पर सोपानों का निर्माण किया जाता है। फलतः भारी वर्षा के दौरान पानी के तेज भाव के साथ मिट्टी के बह जाने की घटना में कमी आ जाती है। अब क्या होता है भाई? यहाँ पे क्या है? सीढ़ियां बना दी जाती है। सीढ़ी बना देने का फायदा क्या होता है वो देखो। अब देखो क्या होता है, एक तो मैं बिल्कुल ऐसे स्लोप पे क्या करूं? पानी यहाँ पे, सपोज मान लो मैं यहाँ पे पानी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया तो क्या वो पानी सीधा बहता हुआ नीचे जाएगा और जितने भी बीच में मिट्टी आएगी उस सारी मिट्टी को हटा करके ले जाएगा। ठीक है, पर क्या होगा? जैसे मैंने क्या करा, एक ये सीढ़ी है, एक ये सीढ़ी है, फिर उसके नीचे और सीढ़ी है, और सीढ़ी जाती जाएगी। पहली सीढ़ी पे जो पानी डाला वो दूसरी पे जाएगा, उसकी पहली वाले की सीढ़ी की जो मिट्टी वो लेके गए वो दूसरी पे एडजस्ट हो जाएगी, और जितना पानी पहली वाली पे है दूसरी वाली पे कम हो जाएगा, क्योंकि पहली वाले ने भी तो मिट्टी ने पानी एब्जॉर्ब करा ही है, थोड़ा बहुत तो पानी एब्जॉर्ब करा, फिर दूसरी पे और कम, तीसरी पे और कम, फोर्थ पे और, फिफ्थ पे और, जैसे जैसे वो नीचे तक जाएगा पानी क्या है? कम होता जाएगा, और मिट्टी है ना एक सीढ़ी पे क्या है? अगली सीढ़ी पे स्टोर होती जाएगी, वापस से संचय होती जाएगी। ये क्या होता है? सीढ़ीदार का फायदा होता है। जैसे ये देखो, ये सीढ़ियां बना रखी, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत प्यारा नजारा आ रहा है। ठीक है, लॉकडाउन खुलने का चलेंगे घूमने अपन लोग। ठीक है, चलोगे घूमने? तो लॉकडाउन खुलने का इंतजार करो, पर घूमने चले, बहुत अच्छा। पर अब आप एक बात बताओ, सीढ़ी बनाई कहाँ जाती है? हाइट्स पे जाने के लिए, ऊंचाइयों पर जाने के लिए सीढ़ी बनाई जाती है। भाई हम छत पे जाने के लिए सीढ़ी बनाते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना, ऊंचाई के लिए सीढ़ी बनेगी तो ऊंचाई किस पे होगी? पहाड़ों पर होगी। तो ये सीढ़ीदार खेती का जो तरीका है ये पहाड़ों पर ही उपयुक्त है। तीसरा है पट्टी कृषि।
इसके तहत एक बड़ी कृषि भूमि को छोटी छोटी पट्टियों में बांट दिया जाता है। वायु की गति को कम करने के लिए फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती। अब क्या करा, जितनी भी आपके पास भूमि है, जितनी भी भूमि है उस भूमि को क्या कुछ भागों में बांट दिया, उस भागों में बांट के डिवाइड कर दिया और उन्होंने क्या कहा है, पट्टी कहा है। और एक भाग में खेती, फिर एक भाग में घास, फिर एक भाग में खेती, फिर एक भाग में घास। उससे क्या हो, वायु की गति कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे मिट्टी बहेगी तो वो क्या है, वायु की गति कम होगी। और जो घास वाला पोर्शन है उसमें पोर्शन में डिवाइड किया गया है इस तरीके से कि भाई क्या हो, वायु की गति कम रहे। जैसे आप ये डायग्राम को देखो, आपको और भी अच्छे, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन पे तो ये लोग खेती कर रहे हैं, और इस वाले पोर्शन पे आपको नेक्स्ट पोर्शन पे देखो, यहाँ पर इन लोगों के पीछे यहाँ पे आपको घास उगी हुई नजर आएगी। क्यों आ रही है, क्योंकि उससे वायु की गति कम रहेगी, जो स्पीड है वो कम हो जाती है। लास्ट है रक्षक मेखला, रक्षा करने वाला है। ये किसकी रक्षा करेगा, मिट्टी की। इसके तहत फसलों की सुरक्षा के लिए पेड़ों को एक कतार में लगाया जाता है, इससे वायु की गति का प्रभाव कम हो जाता है। इस तरह लगाए गए पेड़ों की पंक्ति को रक्षक मेखला कहते हैं। अब क्या करा इन्होंने, क्या कराया है कि भाई पेड़ों को कतार में लगाया, एक पेड़ यहां लगाया, फिर एक यहां, फिर एक यहां, फिर एक यहां, फिर एक यहां, पूरी एक लाइन में क्या है, सारे पेड़ों को लगा दिया। अब उससे क्या होगा, हवा चलेगी ना, तो पहले पेड़ से हवा टकराएगी, कम होगी, फिर दूसरे से टकराएगी, कम होगी, तीसरे से टकराएगी, कम होगी, चौथे से टकराएगी, कम होगी। जब तक वो जाती जाएगी, वो टकरा टकरा के क्या है, उसकी गति कम होती जाएगी। और नीचे से मिट्टी भी क्या है भाई, पहले तो हवा बहुत तेज है, फिर पहले पेड़ से टकरा के कम हो गई तो मिट्टी थोड़ी उड़ेगी, फिर दूसरे के पास जाएगी, मिट्टी और भी कम उड़ेगी, तीसरे के पास जाएगी और भी कम। क्योंकि हवा की गति है, स्पीड है, वो कम हो चुकी है। जैसे कि आप इसमें देखो, कंटिन्यूसली क्या करा गया, लगातार एक के बाद एक के बाद एक के पेड़ एक लाइन में क्या है, पेड़ लगाए गए। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हमारे क्या हैं, ऐसे हैं जिनसे क्या हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपरदन को रोका जा सकता है। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लो। कि मैंने कहा था कि भाई पश्चिम बंगाल पूर्व में होने के बावजूद भी उसे पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है, उसका कारण यह है, हम लोगों ने संघवाद पढ़ा था। मैंने आपको एक बात बताई थी कि पाकिस्तान को 2 टेरिटरी दी गई थी। एक टेरिटरी तो ये जैसे मान लो, ठीक है, एक टेरिटरी तो इधर वाली, ठीक है, जिसे क्या कहा गया था, पश्चिम पाकिस्तान, और एक टेरिटरी इधर वाली जिसे कहा गया था पूर्व पाकिस्तान, जो कि आज का मौजूदा बांग्लादेश है। तो क्या था, ये जो पूर्व में था वो पहले पूरा बंगाल था। अब जब बंगाल के जब 2 भाग करें, देखो भाई, आज भारत के भी 4 दिशा है, उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम, 4 दिशा है। हर राज्य की भी 4 दिशा होंगी। भाई राजस्थान की है तो राजस्थान की भी क्या होंगी, 4 दिशाएं होंगी, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, 4 होगी, हर जगह की 4 होगी। तो क्या होगा, जब यहां से बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल को बांटा गया पाकिस्तान के हिस्से के लिए, तो क्या करा गया, जो पाकिस्तान के हिस्से में तो क्या चला गया, पूर्व वाला हिस्सा चला गया, और भारत के हिस्से में पश्चिम वाला हिस्सा चला गया, भारत के हिस्से में पश्चिम वाला हिस्सा चला गया। तो बंगाल में से वो पार्ट को बांट करके उन लोगों को दिया गया, इसलिए हमारे पास बंगाल का पश्चिम भाग आया और उनके पास पूर्व भाग चला गया, इसलिए हम लोगों ने उसका नाम पश्चिम बंगाल रख दिया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि भाई पश्चिम बंगाल ही क्यों, पूर्व में होने के बावजूद भी उसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों, क्योंकि पार्टीशन के दौरान, ठीक है, पार्टीशन के दौरान जो बंगाल वाला हिस्सा था वो पूर्व का पाकिस्तान को दे दिया, जो आज का मौजूदा बांग्लादेश है, और हमने हमारा पश्चिम वाला हिस्सा रख लिया जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। क्यों, अगर ये वाला हिस्सा दे देते और इधर क्या हो जाता, भारत आ जाता, ठीक है, और ये वाला हम किसको, पाकिस्तान को देते जो बांग्लादेश हो जाता, तो भाई पाकिस्तान तो दोनों तरफ से गिर जाता, यहाँ से गिर जाता ना, इधर से, तो फिर हमारे वाले घेर देते उसको। तो ऐसा क्या करा, उनको बिल्कुल अलग कर दिया और हम लोगों ने हमारे इधर वाला हिस्सा ले लिया, जिससे कि हमारा भारत से बंगाल जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आई। और अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, पर एक बार इससे मैं आपको पूरे मैप से रिवीजन करवा देता हूं, कौन सी मृदा कहां पर पाई जाती है वो आप लोग देख लो। सबसे पहले है पर्वत और वन मृदाएं। तो पर्वत और वन मृदाओं मैंने आप लोगों को बोला था कि जहां पे पहाड़ होगा वहीं पर हमारे लिए क्या होगी, जहां पर पहाड़ होंगे वहीं हमारे लिए क्या होगी, वन मृदाएं पाई जाएंगी। तो जहां जहां पहाड़ है वहां वन मृदा है। दूसरी जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा है, 40% वाला हिस्सा है, तो भाई संपूर्ण उत्तरी मैदान में पाई जाएगी। ठीक है, संपूर्ण उत्तरी मैदान में पाई जाएंगी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इस वाले इलाके में पाई जाएंगी। उसके अलावा 4 नदियों के, ठीक है, कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जहां डेल्टा बनेगा, तो ये डेल्टा बन रहा है ना भैया यहाँ पे डेल्टा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है वो पाई जाएगी। लाल और पीली मृदा है, ये दक्कन के पठार में पाए जाएंगे, यहां पर पूरे में लाल और पीली मृदा है। ठीक है, काली मृदा, तो काली मृदा ये रही भैया, ये रही काली मृदा,
ये रही भाई काली मर्दा, ठीक है। फिर है लेटराइट मर्दा, तो लेटराइट मर्दा काजू के काम के आएगी मेरी काजू कतलियों, और शुष्क मर्दा या मरुस्थली मर्दा यहाँ पर पाई जाती है, यह है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा लेक्चर 7 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण सवाल होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, और उन सवालों से आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा कि सर मज़ा आ गया, ठीक है। हमें अब होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार, खूब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैंने आज आपको पढ़ाया, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय आपको कैसा लगा, पश्चिम बंगाल वाला फैक्ट कैसा लगा, वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को पता था, बहुत अच्छी बात है। और बाकी आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।